गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जहाँ तक बात की थी उससे आगे अपन बात कर रहे हैं। मैंने अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आपको बताया था कि राष्ट्रपति शपथ किस तरह से लेता है और राष्ट्रपति को हटाने के संबंध के अंदर अनुच्छेद 61 के अंदर व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है यदि वह संविधान का उल्लंघन करे। इसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि यदि वह संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद के दोनों सदन अधिकृत हैं। साथ ही ये भी व्यवस्था कि जो सदन महाभियोग प्रारंभ करेगा उसकी जांच दूसरा सदन करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा प्रारंभ करती है तो उसकी जांच राज्यसभा करेगी और राज्यसभा प्रारंभ करती है तो उसकी जांच लोकसभा करेगी। लेकिन इससे पहले सबसे पहले जो भी सदन इसको प्रारंभ करेगा वो अपनी कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर के द्वारा महाभियोग का पत्र तैयार करेगा और महाभियोग का पत्र तैयार करके वह उसे राष्ट्रपति को देगा। फिर दूसरा सदन उसकी जांच करेगा तथा उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाएगा जिसमें वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि सदन उससे संतुष्ट न हो तो वह उस पर सुनवाई प्रारंभ करेगा और उसके बाद यदि वह अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसे पास कर देता है तो वो प्रस्ताव दूसरे सदन के अंदर जाएगा और अगर दूसरा सदन भी चर्चा के बाद ये अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास कर देता तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने की बात करते हैं तो वहाँ पर कुल सदस्य संख्या के 2/3 के अंदर की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की व्यवस्था है। जबकि राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो बात की गई है वो ध्यान रखने की है, इसमें कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की व्यवस्था इसके अंतर्गत है और उसी के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इस प्रकार की स्थिति है। भारत में आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया। एक बार ऐसी कोशिश हुई थी कि ज्ञानी जैल सिंह के खिलाफ इस प्रकार की स्थिति थी कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो वो लाने वाले थे, लेकिन अल्टीमेटली फिर सबने इस चीज़ को कहा कि बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और बहुत ज़्यादा कांग्रेस की उसकी सेवा करी हैगी और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो प्रस्ताव नहीं लाया गया। नहीं तो एकमात्र जैल सिंह होते जिनको के खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता था। बाकी अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया गया। कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकार क्या होता है। तो राष्ट्रपति के उत्तराधिकार से तात्पर्य होगा यदि राष्ट्रपति किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है और साथ ही वो किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो या जैसे अचानक मृत्यु जैसे जाकिर हुसैन की हुई, फखरुद्दीन अली अहमद की हुई या गंभीर बीमारी के कारण जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना पड़ा, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार यह पद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे दिया जाएगा। जैसा कि 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। और यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ये व्यवस्था संविधान में नहीं है बल्कि अलग से कानून के माध्यम से जोड़ी गई है। तो ध्यान में रखिएगा ये व्यवस्था संविधान में नहीं है। कौन सी व्यवस्था? कि अगर चीफ जस्टिस भी नहीं है तो फिर किसको दिया जाए? तो उस समय सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति का कार्यभार दिया जा सकता है। तो ये सारी स्थितियां राष्ट्रपति उत्तराधिकार के अंतर्गत आती हैं। कई बार हम कई चीज़ों को समझ नहीं पाते और उस आधार के ऊपर ये सोचने बैठ जाते हैं कि राष्ट्रपति उत्तराधिकार का क्या तात्पर्य है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार ये कहा गया है कि मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता व परामर्श से कार्य करेगा, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में परिवर्तन कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की राय के अनुसार कार्य तो करेगा, परंतु उसके बाद के अंदर एक व्यवस्था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार पुनः परिवर्तित किया गया कि राष्ट्रपति दी गई राय को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु यदि वो दोबारा संसद उसे पास करके भेज दे तो राष्ट्रपति को उस राय को मानना अनिवार्य होगा। यानी कि राष्ट्रपति एक बार लौटा सकता है। जैसे कई उदाहरण है, 1979 के अंदर यूपी के अंदर जब आपातकाल था उस समय राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल के परामर्श को वापस कर दिया था।
98 के अंदर बिहार में अनुच्छेद 356 के प्रयोग को भी गलत मानते हुए पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया था। इस प्रकार की स्थितियां भारत के अंतर्गत देखी गई हैं और इस प्रकार की स्थितियां इसके अंतर्गत हैं। अनुच्छेद 74(2) में भी कहा गया कि यदि मंत्रियों को दी गई राय को किसी न्यायालय में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि क्या है सही और क्या नहीं है। परंतु बॉम्बे केस 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि 356 का दुरुपयोग किया गया तो न्यायालय मंत्री परिषद की दी गई राय को न्यायालय में मंगवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है। तो आज की तारीख के अंदर ऐसा नहीं है कि आप न 356 का प्रयोग करें और उसको न कोई न्यायालय देखने की स्थिति में नहीं है। न्यायालय उसको देखने की पूरी तरह से स्थिति है और इसी के आधार के ऊपर पहले से इस तरह की व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया है और अगर 356 का दुरुपयोग होता है तो न्यायालय इस बारे में देखने की स्थिति के अंदर होता है। 356 के बारे में मैं अभी आपसे आगे भी बात करूंगा। अभी यहाँ पर सिर्फ एक क्रम के अंतर्गत थोड़ी सी इसमें बात की है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।